और चलिए 25 खबरों के बाद अब खबरें आप सभी के लिए विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट का मेन्यू पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। ओमिक्रॉन के खिलाफ आने लगी है गुड न्यूज। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने वायरस को डिकोड कर लिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचा ओमिक्रॉन वायरस। दक्षिण अफ्रीका से लौटे शख्स में वैक्सीनेशन के बावजूद मिले लक्षण। ओमिक्रॉन के खिलाफ एक्शन में आ गई है सरकार। राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। सोमनाथ में तेज हवाओं की वजह से समंदर में हादसा। नाव डूबने से 10 मछुआरे लापता। लद्दाख में बदलेगा एयरपोर्ट का नक्शा। सोनम वांगचुक की ट्वीट के बाद सरकार ने किया है इस पर फैसला। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए पूरी दुनिया अब तैयार हो चुकी है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने इस वायरस को डिकोड करने का दावा किया है। कई देशों ने बूस्टर डोजेस से इस वायरस का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है, लेकिन फिजी के कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो वायरस के डर को खत्म कर देंगी। क्या है ये, क्या है खास तस्वीरों में, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया जहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले की तैयारी कर रही है, वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां संगीत के जरिए ओमिक्रॉन के खौफ को मात दी जा रही है। तमाम पश्चिमी देश जहां विदेशी मेहमानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, वहीं फिजी बाहें फैलाकर सैलानियों का स्वागत कर रहा है। फिजी में करीब 20 महीने बाद जब पहली विदेशी उड़ान पहुंची तो बैंड बाजे के साथ पर्यटकों का स्वागत किया गया। फिजी पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले दस्तक दी। दक्षिण अफ्रीका ने भी इस वेरिएंट से दुनिया को आगाह करने में एक जिम्मेदार देश की मिसाल पेश की, लेकिन यहां से निकले वायरस ने कई देशों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 77 मरीज मिल चुके हैं। बोत्सवाना में 19, ब्रिटेन में 22, नीदरलैंड्स में 16, इटली में 9, जर्मनी में 9 और ऑस्ट्रेलिया में 7 मरीज मिले हैं। इन देशों ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन इनकी सीमाओं में ओमिक्रॉन वायरस दाखिल हो चुका है। ब्रिटेन इस वायरस से मुकाबला करने के लिए बूस्टर डोज का सहारा ले रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अगले साल जनवरी तक सभी को बूस्टर डोज लगा दी जाएगी। फिलहाल ब्रिटेन में 40 साल से ऊपर के लोगों को ही बूस्टर डोज दी जा रही है। हालांकि टीकाकरण की सलाह देने वाली कमेटी ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज देने की सलाह दी है। ब्रिटेन की तरह ही जापान में भी बूस्टर डोज लगानी शुरू हो गई है। वहां हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग और बीमार लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अमेरिका भी उन देशों में शुमार है जहां बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण कितने गंभीर हैं और अलग अलग उम्र के लोगों पर ये किस तरह असर डालता है। लेकिन इसी बीच हांगकांग से ओमिक्रॉन के खिलाफ गुड न्यूज भी आने लगी है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिकोड करने का दावा किया है। वैज्ञानिकों को इस वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी मिली है। इससे ओमिक्रॉन की वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को परेशान किया है। उस वक्त ये वायरस नया था और वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन दूसरी लहर के अनुभवों से अब वैज्ञानिकों ने सबक लिया है और ओमिक्रॉन का मुकाबला करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन का मुकाबला करने की तैयारी की जा रही है और एक देश यानी हांगकांग ने इसे डीकोड करने की तैयारी भी कर ली है। बहुत ही अच्छी खबर है। बिल्कुल। अब देखिए चैलेंज इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि दूसरी लहर में जो मंजर हमने देखा उसको हम दोहराना बिल्कुल नहीं चाहते। ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो ओमिक्रॉन के बारे में फिलहाल यही पता है कि ये अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है, लेकिन ये कितना घातक है, कितना डेंजरस है, दुनिया पर इसका असर क्या पड़ सकता है, क्या वैक्सीन इस वायरस पर कारगर साबित होगी, ये कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल हैं जिसके जवाब आप भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और इन्हीं सवालों के जवाब में WHO की वरिष्ठ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने क्या कुछ कहा है डिटेल में, वो देखिए जरा। 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया और शुक्रवार को ही WHO की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा
और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर, उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं, कई सारे नए भी हैं बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे, और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। से कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे, उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। जो दक्षिण अफ्रीका में जो डॉक्टरों ने सबसे पहले देखा, उन्होंने कहा कि ये सिर दर्द और बदन दर्द और कुछ टायर्डनेस के सिम्टम्स दिखाई दिए, पर उन्होंने खुद ये भी कहा कि वो सिर्फ पहले इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, पहले 20 या 30 केस में, और ज्यादातर उसमें युवक थे। तो इसलिए उन्होंने भी खुद कहा कि इसको लेके ना चलें कि ये वायरस जो है ये माइल्ड है या वीकर है या इसके सिम्टम्स अलग हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं। जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन जिस पे काम नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें, मेरे ख्याल से, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमिक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का, जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा। WHO ने ये भी बहुत साफ साफ कहा है कि हम लोग लॉकडाउन जो है वो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। जब बाकी सब उपाय फेल हो जाते हैं, तब जाके लॉकडाउन को देखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं, बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे हमने खुद देखा है कई देशों में। तो लॉकडाउन एक जल्दी से या आसानी से लेने का कोई निर्णय नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज होती है। तो इससे लॉकडाउन से पहले ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और इसमें सबसे मुख्य ये है कि जो पब्लिक जो है वो सावधान रहे, मास्क का उपयोग करना, वो ठीक तरह से मास्क को पहनना जो पूरी तरह से नाक और मुंह के ऊपर वो कवर हो। जब भी हम बाहर जाएं, जब भी बाहर लोगों से मिलें, मार्केट में जाएं या कहीं भी फंक्शन में जाएं, मास्क लगाने से काफी ये फैल जो है इसको हम कम कर सकते हैं। और दरवाजे वगैरह खुला, जहां भी हो सके बाहर मिलें लोगों से, अंदर ना मिलें। और अपने अगर ये खांसी या छींकें वगैरह हो रही हैं या बीमार हैं तो घर में रहें, बाहर ना जाएं। और फंक्शंस वगैरह में कम लोग अभी भी हम रखें, क्योंकि इसके तो काफी मतलब कोविड प्रिकॉशंस और कोविड रूल्स और रेगुलेशंस हर गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो पब्लिक को जरूर इसके ऊपर अभी
बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये हम शायद थक गए होंगे वायरस से, बट वायरस नहीं थका है। वायरस वहां पे है, लोगों को ढूंढ रहा है जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको इन्फेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अभी हमें थकना नहीं है। अभी और कुछ दिन के लिए हमें ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं वो करते रहना होगा। जो आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं, पीसीआर टेस्ट और रैपिड टेस्ट वगैरह, वो सभी एक्टिव हैं। इसके लिए यूज कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं ओमाइक्रॉन का। और उसमें एक ऐसे फीचर है जिसे एस जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो कुछ पीसीआर टेस्ट ऐसे भी हैं जिससे ये पता लगा सकते हैं कि शायद ये ओमाइक्रॉन हो सकता है, और फिर उन सैंपल को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो सब काम कर रही हैं, और इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग को हम लोग एक हाई लेवल पे रखें। टेस्टिंग कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी पता लगेगा कि वायरस कितना फैल रहा है, कम्युनिटी में कितना है, कहाँ पर है, और उसके लिए फिर टारगेटेड एक्शन ले सकेंगे। तो टेस्टिंग को हाई लेवल पे रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए WHO ने बेंचमार्क्स भी दी हैं कि 1 per 1000 पर डे टेस्ट होने चाहिए पॉपुलेशन में। कोरोना वायरस कुछ लोगों को ज्यादा परेशान करता है, जबकि कुछ लोगों में सिर्फ हल्के लक्षण ही दिखाई देते हैं। सर गंगाराम अस्पताल ने एक स्टडी में उन ब्लड ग्रुप्स को पहचाना है जिन पर कोरोना का असर ज्यादा होता है। ये जानकारी बेहद अहम है और कोरोना से बचाव में बेहद मददगार साबित हो सकती है। कोरोना के संक्रमण से जुड़ी एक दिलचस्प स्टडी ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल इस स्टडी में दावा किया गया है कि किन लोगों को कोरोना का संक्रमण आसानी से अपनी चपेट में ले लेगा, साथ ही किन लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए, बी और ब्लड RH है, उनको कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। वहीं RH नेगेटिव के साथ O या AB ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना होने का कम खतरा है। ये रिसर्च दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई है। अस्पताल में 8 अप्रैल से 4 अक्टूबर के बीच भर्ती हुए 2586 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर यह स्टडी की गई। रिसर्च अस्पताल के रिसर्च डिपार्टमेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने की है। हालांकि इसमें दावा किया गया है कि ब्लड ग्रुप और बीमारी की गंभीरता और मौत होने में कोई संबंध नहीं है। इस स्टडी को हमने अपने हॉस्पिटल गंगाराम में इसको कंडक्ट किया है। हमारे ही जैसे अगर और भी हॉस्पिटल्स दिल्ली में, दिल्ली से बाहर ये स्टडी करें तो हमारी डिजीज मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिलेगी और ट्रीटमेंट में भी, सो दैट हम लोग ये जान पाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप मोर ससेप्टेबल है फॉर दिस कोविड इन्फेक्शन। थैंक यू। गंगाराम अस्पताल की ये स्टडी फ्रंटियर इन सेलुलर एंड इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी के 21 नवंबर के संस्करण में प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही इस स्टडी में दावा किया गया है कि बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष मरीजों को इसी ब्लड ग्रुप की महिला मरीजों के मुकाबले कोविड-19 का ज्यादा खतरा है। साथ ही हमने ये भी पाया है कि जो अगर सेक्स रेशियो को हम डिफाइन करें कि मेल वर्सेस फीमेल को देखें, तो उसमें ये पाया है कि कोई खास कोरिलेशन नहीं है एक्सेप्ट इन ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप के जो मेल इंडिविजुअल्स हैं, बी ब्लड ग्रुप की फीमेल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में उनमें ज्यादा पाया गया है ये सारी चीजें। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि ए ब्लड ग्रुप और RH पॉजिटिव ब्लड वाले मरीजों को संक्रमण से उबरने में कम वक्त लगता है, जबकि O ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव वाले मरीजों को संक्रमण से उबरने में ज्यादा वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ब्लड ग्रुप्स का, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स का कोरोना से कनेक्शन क्या है वो तो आपने समझ लिया। अब सरकारों की तैयारी भी इसको लेकर पूरी है और इंतजामों में भागीदारी अब हमें और आपको करनी है। नए वेरिएंट को लेकर सरकारें अभी क्या कुछ कर रही हैं, चलिए पहले इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एहतियात सबसे बड़ा हथियार है। देश के कोने कोने में इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। तस्वीर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन की है, जहां दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी पॉजिटिव केस के मिलते ही उसे तत्काल हैंडल किया जा सके। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का अमल सख्ती से करवाया जा रहा है।
मकसद वही है कि जो डबल वैक्सीनेटेड हैं वही ट्रैवल करें। ये सारा प्रयास इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि जो सीरियस ट्रैवलर्स हैं वही करें और एक लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, अब तो वैक्सीन्स की भी कोई कमी नहीं है, तो जो वैक्सीन्स नहीं ले रहे हैं उनसे मेरी यही अपील है कि वो जरूर वैक्सीन लें और इससे वो खुद को ही बचाते हैं, ना खाली खुद को बचाते हैं बल्कि अपने परिवार को भी बचाते हैं। वहीं अमृतसर में एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और जांच के इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर भीड़-भाड़ ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि उनमें आपस में दूरी रहे। हमारे यहाँ से वीक में 3 फ्लाइट आती हैं, जो एक बर्मिंघम से, एक लंदन से, ये वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट हो रही हैं, और एक चार्टर्ड फ्लाइट है जो रोम से आती है। इसमें 100% पैसेंजर्स का यहाँ पर रैपिड PCR करके इनको टेस्टिंग के बाद जो नेगेटिव होते हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, और बाई चांस अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है तो उसको पूरे आइसोलेट करके स्टेट अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, हम उनको हैंड ओवर करते हैं। राज्यों में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का असर दिखने लगा है। ओडिशा के सीएम ने कल हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, अधिकारियों को सतर्क रहने और राज्य भर में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा। बचाव में ही सुरक्षा है, ये बात सभी राज्य मान रहे हैं। हमने अपील की है भारत सरकार से कि वो उन देशों से यात्री न आने दे, और आए जरूरी है तो उसको कम से क्वारंटाइन में रखें, उसको होम क्वारंटाइन में रखें, चाहे हॉस्पिटल में रखें, जहां भी रखना है उसे रखें और कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करें, तब उसे घर जाने दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव सुनिश्चित करने का फैसला किया। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि राज्य में धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। बच्चे 6 दिन की जगह 3 दिन ही स्कूल जाएंगे। मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। रोको टोको अभियान फिर से अमल में लाया जाएगा। टीके की डोज के आधार पर निजी संस्थान में एंट्री तय होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सभी राज्यों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे चर्चा भी होने वाली है, जिसमें ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर सरकार बयान देगी। भुवनेश्वर से मोहम्मद सुफियान और देहरादून से दिलीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरी एहतियात बरती जा रही है और कोरोना से मुकाबले की जंग के लिए पूरी तैयारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को दहलाया जरूर, लेकिन ऐसे तमाम सबक भी दिए जो कोरोना से युद्ध में मददगार बने। भारत ने दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन पे जोर दिया और कम वक्त में 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर दुनिया को चौंका दिया। यही वजह है कि मौजूदा संकट के वक्त दुनिया भारत को उम्मीद की नजरों से देख रही है और कोरोना के विरुद्ध भारत के युद्ध की कई मंचों से तारीफ भी हो रही है। कोविड से लड़ने की भारत की कोशिशों को पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। ब्लूमबर्ग की कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में भारत अब 26वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में सुधार आया। भारत ने इस बार रैंकिंग में 19 पायदान की छलांग लगाई है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल के मुकाबले भारत में हालात काफी बेहतर हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद काफी तेजी से बदलाव आए, जिसके कारण रेजिलियंस रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधरी। इसकी कई खास वजह हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि देश में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है। नवंबर में देश में कोरोना संक्रमण दर हर 1 लाख पर सिर्फ 23 थी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की रफ्तार भी तेज हुई। कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटी। साथ ही नवंबर तक हवाई उड़ानों में भी काफी बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है कि लोग बेफिक्र होकर भारत आ सकते हैं और यहां रह सकते हैं। रेजिलियंस रैंकिंग 53 देशों के सर्वे के बाद इस आधार पर तय की गई है कि कौन सा देश कितने असरदार तरीके से कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुआ और महामारी की वजह से वहां सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां किस हद तक प्रभावित हुई। इस मायने में विशाल आबादी वाले देश भारत ने दूसरी लहर के बाद पैदा स्थिति को जिस कुशलता से संभाला, वो न सिर्फ बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए कोरोना ओमिक्रॉन के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेह में बन रहे एयरपोर्ट के सिलसिले में एक गुड न्यूज़ आई है। केंद्र सरकार ने इसके डिज़ाइन में बदलाव पर मंथन शुरू कर दिया है ताकि इसे कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके और लद्दाख की खूबसूरत आबो हवा को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचे। लेह में बन रहे हवाई अड्डे से यहां की आबो हवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल बनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेह पहुंची पीएमओ की टीम ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। टीम ने हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए इसके डिजाइन से जुड़ी खामियों पर 4 घंटे चर्चा की और समस्याओं के समाधान पर विचार किया। दरअसल लद्दाख के इंजीनियर और समाज सेवी सोनम वांगचुक ने केंद्र से इस हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मांग की थी। लेह में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो किसी पुराने डिज़ाइन पर था जो कि बैड न्यूज़ था कि कार्बन इंटेंसिव था, उसमें से लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते। तो अब जो सरकार ने इस पर ध्यान दी है और इसे बदलने के लिए वो तैयार हैं, तो ये गुड न्यूज़ है। वांगचुक ने सुझाव दिया था कि डिजाइन में कुछ बदलाव कर एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एयरपोर्ट को गर्म करने के लिए डीजल जनरेटर और बॉयलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट में लगने वाले शीशों के एंगल में जरूरी बदलाव कर उन्हें सूरज की रोशनी सोखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एयरपोर्ट में सालाना 10 करोड़ की बचत होगी और रोजाना 10 टन कार्बन उत्सर्जन से भी निजात मिलेगी। उम्मीद है इन सुझावों पर जल्द अमल होगा और लेह को शानदार एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ की प्रकृति को नुकसान से बचाव की भी सौगात मिलेगी। बाकिर चो, लेह, गुड न्यूज टुडे। तो लेह की खूबसूरती हमने आपको दिखा दी। अब बात उत्तराखंड के सुहाने मौसम की करते हैं। बागेश्वर और चमोली समेत तमाम इलाकों में पारा गिर रहा है, जिसकी वजह से झरनों का पानी अब जम चुका है और इसके नजारे का आनंद सैलानी ले रहे हैं। अभी देखिए। कुदरत का खेल अनोखा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। जोशीमठ इलाके में रैणी से आगे ऋषिगंगा घाटी में बहते झरने अब इस कदर जम चुके हैं कि इन्हें देखकर किसी कलाकृति का एहसास हो रहा है। हालांकि बीच में पानी भी बह रहा है, लेकिन किनारों पर जमी बर्फ के कारण झरने की खूबसूरत आकृति बेहद आकर्षक हो गई है। लगातार लुढ़कते पारे के चलते ऋषिगंगा घाटी में बहता हुआ ये गुप्पा नाला करीब करीब पूरी तरह जम चुका है। इसके साथ लगी चट्टानों पर जमी बर्फ शानदार नजारा पेश कर रही है। पूरे उत्तराखंड में इस बार सर्दी शुरू होने के साथ ही माहौल सुहावना हो गया है। बागेश्वर में गुनगुनी धूप में सुनहरे रंग में रंगे ये पहाड़ सैलानियों को न्योता दे रहे हैं। पारा लगातार लुढ़क रहा है और इसी के साथ पहाड़ों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उन तमाम खबरों की जो आपके चेहरे पर स्माइल ला देंगी। बिहार के पंचायत और निकाय चुनावों में बेटियां परचम लहरा रही हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों के जमीनी स्तर पर चुनाव में उतरने की वजह से राज्य के हालात में बदलाव की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। चेहरे पर जीत की मुस्कान, दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना। बिहार की इन बेटियों ने आरा और खगड़िया में निकाय चुनावों में जीत हासिल की है। खास बात यह है कि ये दोनों अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और जानती हैं कि इनकी जीत का मतलब क्या है। चुनाव का इम्तिहान पास करने के बाद ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का इरादा रखती है। एक बेटी है, बेटी समाज के लिए रहेगी तो काम जरूर करेगी और समाज को जरूर आगे बढ़ाएगी। यही मैं बेटी केवल बेटी के लिए रहेगी या पूरे फिर बिल्कुल पूरे क्षेत्र के लिए रहेगी। बेटी तो सबके लिए है, तो सब पूरे क्षेत्र के लिए रहेगी बेटी।
आरा के कोइलवर से जिला परिषद सदस्य चुनी गई परिधि गुप्ता MBA करके नीदरलैंड्स की एक फर्म समेत कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुकी है। लाखों का पैकेज छोड़कर ये समाज सेवा में हाथ आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी। क्योंकि हम लोग जो नवयुवक हैं, हम लोग में एक जो हमारी पावर है, हमारी जो हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लोग को खुद समझना होगा कि आगे हम लोग का जो समाज है वो आखिर कहाँ जा रहा है। खगड़िया के मेघोना पंचायत चुनाव में मुखिया चुनी गई 22 साल की आकांक्षा फिजिक्स में ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में BPSC की तैयारी कर रही थी। आकांक्षा के पिता मुखिया थे, उनकी बदमाशों ने हत्या कर दी तो आकांक्षा खुद चुनाव में उतर गई। मैंने कहा कि जो भी अधूरी काम है, जो मैंने देखा, जो मेरी नज़रों में है, उनको आगे लेकर जाऊंगी, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ आवाज़ को लेकर जाना हो, और चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, और चाहे वो और भी जो भी ग्रामीण जो भी होती है, जो भी आम लोगों की डेवलपमेंट की शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है, उन लोगों को, उन सबों को आगे लेकर जाऊंगी। युवा चेहरे के चुनाव लड़ने के पीछे सियासी विरासत भले ही एक वजह, लेकिन इनकी सोच और समझदारी से समाज में बदलाव की उम्मीद भी जग गई है। आरा से सोनू सिंह के साथ खगड़िया से स्वतंत्र कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं सूरत और दिखाते हैं हीरो की चमक। डायमंड के काम के लिए मशहूर सूरत में इन दिनों माहौल खुशनुमा है। शादियों का सीजन है और क्रिसमस की तैयारियों ने डायमंड मार्केट को अब चमका सा दिया है। 2019 के मुकाबले डायमंड एक्सपोर्ट में इस साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। कहीं शादी की खरीदारी, कहीं क्रिसमस की चकाचौंध, उत्सव के सारे रंग हीरो के संग। हीरो और जश्न का रिश्ता बड़ा अनूठा है। हीरे खुशियों को जगमग कर रहे हैं तो जल से हीरे की चमक बढ़ा रहे हैं। इसका सबूत है डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत। दुनिया में 90% हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का जिम्मा संभालने वाले सूरत में डायमंड इंडस्ट्री इन दिनों बम बम है। कोरोना के चलते बीते 2 साल अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। नए वेरिएंट की आहट के बावजूद देश में पाबंदियां घटी हैं। शादियों की खरीदारी पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। खुद सजना संवरना हो या फिर तोहफे देना, हीरे के गहने पहली पसंद है। इसके अलावा क्रिसमस भी सिर पर है। क्रिसमस गिफ्ट के लिए भी देश विदेश में बड़े पैमाने पर डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी हो रही है। इसका सीधा असर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पर पड़ा है। अमेरिका और यूरोप से आ रहे ऑर्डर्स को पूरा करने में यहाँ के कारोबारी दिन रात जुटे हैं। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की माइनिंग कंपनियों ने रफ डायमंड का रेट बढ़ा दिया है। इसका असर हीरो की कीमत पर तो पड़ा है, लेकिन डिमांड पर इसका कोई असर नहीं। साल 2019 की तुलना में इस बार तैयार हीरो के निर्यात में 31% की बढ़ोतरी हुई है। अगर सिर्फ अक्टूबर महीने की बात करें तो एक्सपोर्ट में 16% का इजाफा हुआ है। ये ट्रेंड जनवरी तक बने रहने की उम्मीद है। जाहिर है सूरत की हीरा बाजार में इन दिनों दम मारने की फुर्सत नहीं। दिन रात कारीगर काम कर रहे हैं, दिन रात मशीनें चल रही हैं और दिन रात सप्लाई हो रही है। डायमंड सिटी का ये हाल हीरा कारोबारियों के लिए तो खुशी का मौका है ही, रिकवरी का हाईवे पकड़ चुकी देश की इकोनॉमी के लिए भी गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब एक ऐसी खबर
आपको दिखाती हूँ अदिति को, जिसको देखकर आपके अदिति के मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो फिर ये खबर आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाती है। देखिए, बिहार के बक्सर ज़िले की एक ख़ास तरह की मिठाई ने दशकों से स्वाद के शौकीनों को अपना मुरीद सा बना दिया है। इस मिठाई का नाम भी अपने आप में हैरान करने वाला है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। छोटी सी दुकान, लेकिन पकवान ऐसा जिसकी सबसे अलग पहचान है। इस दुकान में बनती और बिकती है वो मिठाई जिसकी शोहरत दूर दूर तक है। ट्रे में सजी इस मिठाई का नाम है मजिस्ट्रेट मिठाई। बक्सर के सरिंजा में स्टेट हाईवे पर छोटी सी दुकान में केदार गुप्ता ने ये मिठाई 80 के दशक में बनाकर बेचनी शुरू की थी। स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया तो लोग इसके दीवाने हो गए। फिर पब्लिक ने ही इसे इलाके के सबसे ऊंचे अफसर के ओहदे का नाम दे दिया। ये जैसे मिठाई बढ़िया शुद्ध चीज बा, मिठाई बा, उसे नाम रखा गया मजिस्ट्रेट। बढ़िया क्वालिटी। हाँ, बढ़िया क्वालिटी के चलते एक नाम रखा गई। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो इस मिठाई को बनाने के लिए लकड़ी की धीमी आंच पर भैंस के दूध को घंटों उबालना और पकाना पड़ता है। इसके बाद जो चीज बनती है उसे काजू और पिस्ते के बारीक टुकड़ों से सजाया जाता है। इसमें चीनी का भी बेहद ख्याल रखा जाता है ताकि मात्रा ना ज्यादा हो और ना कम। फिर बनकर तैयार होती है मजिस्ट्रेट मिठाई। हाईवे से गुजरने वाले तमाम लोग इस मिठाई का स्वाद लेना और परिजनों के लिए इसे पैक करवाना नहीं भूलते। सब चर्चित है एकदम। रिश्तेदार में तो सब फोन करते हैं कि अगर कोई आइएगा तो मेरे लिए 1 किलो मस्टर्ड लेकर आइएगा, हम पैसा उसको अलग से भले ही दे देंगे, ऐसा डिमांड करते हैं वहाँ पे लोग। शुद्ध मीठा भाई से बढ़िया लगेला, घी भी निकलेला, एकरा में हर एक चीज निकलेला, में कोनो मिलावट नहीं है, कोनो चीज शुद्ध रहेला, शुद्ध एकदम प्योर दूध है। कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट मिठाई बनाने की कला केवल सरिंजा के गुप्ता परिवार को ही आती है। शायद यही वजह है कि अभी तक किसी और हलवाई को इसे बनाने का हुनर नहीं आया। गुप्ता परिवार भी अपने छोटे से कारोबार से खुश है, इसीलिए इस मिठाई का दायरा और बढ़ नहीं सका। लेकिन बक्सर से पटना तक इस अनोखी मिठाई की इतनी मांग है जिसे रोज पूरा कर पाना भी मुश्किल होता है। पुष्पेंद्र, बक्सर, गुड न्यूज टुडे। पंजाब के जेलों में सजा काटने वाले कैदियों के लिए एक अच्छी पहल हुई है, जिसके तहत पंजाब जेलों में बंद कैदियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां बाजी फरीदकोट के कैदियों के पाले में आई। ढोल की आवाज पर खिलखिलाते चेहरे। दूसरी तरफ खेल के मैदान में खिलाड़ियों की अलग अलग टुकड़ियां। इसमें कोई कबड्डी खेल रहा है तो कोई लॉन्ग जंप का खिलाड़ी है तो कोई रस्साकसी का प्लेयर है। एक ही मैदान में कई तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। ये कोई गांव का मैदान नहीं, ये तो फरीदकोट के सेंट्रल जेल के मैदान की तस्वीरें हैं। यहाँ पटकनी देने वाला खिलाड़ी भी कैदी है और जीतने वाले खिलाड़ी की हौसला अफजाई करने वाला दर्शक भी कैदी है। कैदियों के लिए इस अनूठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन जेल प्रशासन ने किया है। जो भी सानू गेम सूटेबल लगी, जो ये खेड सकते है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਹੈ। खास बात यह है कि इस खेल प्रतियोगिता का नाम रखा गया है पंजाब प्रिजनर ओलंपिक गेम्स। इसमें पंजाब की कई जेलों से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगीन अपराधों की सजा काटने वाले कैदियों को खेल के प्रति प्रेरित करने की एक अच्छी पहल है, ताकि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और वो आगे चलकर बेहतर जिंदगी गुजार सके। प्रेम पासी, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए लंच टाइम में अभी आपको परोसेंगे और भी डिशेस, कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहिए हमारे साथ। और अब आपको दिखाते हैं वो न्यूज जो हर तरफ वायरल हो रही है। महाराष्ट्र के ठाणे का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो शादी के एक समारोह का है। मैरिज हॉल के एक पंडाल में आग लग गई थी, लेकिन इस भयानक हादसे को नज़रअंदाज करते हुए एक शख्स खाने की मेज़ पर चटकारे लेने में बहुत ज़्यादा बिजी था। ये शख्स एक बार पीछे मुड़कर आग को देखता है, लेकिन उसके बाद फिर अपने खाने में बिजी हो जाता है। इस शख्स की ये हरकत लोग खूब पसंद कर रहे हैं और मज़ेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। म्यूजिक की धुन पर एक पंछी का डांस इंटरनेट पे लोगों को खूब भा रहा है। ये पंछी एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस देने वाले सिंगर के पास पहुंच गया, लेकिन इस पंछी के थिरकने का अंदाज देखकर सभी लोग पंछी को ही देखने लगे। ये पंछी गाने की धुन के साथ ही डांस कर रहा है। एक पैंडा का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। पहली नज़र में आप देखेंगे तो इसको देखने पर इस वीडियो में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन जब पैंडा गुलाटियां मारना शुरू करता है तो लोगों की नज़रें उस पर जा टिकती हैं। पैंडा का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और लोग मासूम पैंडा का वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं और साथ ही मज़ेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये थी वो मजेदार खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। अब आपको विदेश की सैर पे लिए चलते हैं। आपने लोगों को समंदर की गहराई नापते देखा होगा, आसमान की ऊंचाई छूते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा जुनून जो सक्रिय ज्वालामुखी की सैर पर निकला है। दिल थाम देने वाला ये कारनामा हुआ है चिली के आसमान पर, जहां एक विंग सूट पायलट ने एन वल्कारिया ज्वालामुखी की हवाई परिक्रमा की ठानी, बल्कि उसे पूरा भी किया। ना कुछ कहने की जरूरत है, ना सुनने की, बस देखते जाइए। जमीन के इस बाशिंदे ने आज आसमान में अपने हुनर के झंडे गाड़ दिए हैं। हवा से बातें करते इस विंग सूट पायलट का नाम है सेबेस्टियन एलावेरेज और ये इस वक्त चिली के आसमान में ऐसा कारनामा कर रहा है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। छत्तीस साल का ये पूर्व मिलिट्री पायलट इस वक्त वल्कारिया के उस सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ान भर रहा है जिसकी राख की गर्मी भी हवाओं को सुलगाने का दम रखती है। इसी के साथ सेबेस्टियन एलावेरेज दुनिया के इकलौते ऐसे हवाई गोताखोर बन गए हैं जिन्होंने सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर इस अंदाज में उड़ान भरी। इस मिशन के लिए एलावेरेज 1 साल से तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ज्वालामुखी के धुएं, एयर प्रेशर और हवा की रफ्तार से तालमेल बिठाने का अभ्यास किया। एलावेरेज की इस एयर डाइव को सफल बनाने में नेविगेटर ने भी अहम भूमिका निभाई। क्रेटर के 200 मीटर के व्यास के ऊपर से इस तरह उड़ना आसान नहीं था, लेकिन नेविगेटर के सटीक कैलकुलेशन ने इसकी भी राह तैयार कर दी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एलावेरेज ज्वालामुखी क्षेत्र में 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचे और फिर 180 किलोमीटर की रफ्तार से तेजी से बाहर निकल गए। कहते हैं मंजिल चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर खुद पर भरोसा और मन में लगन हो तो फतह निश्चित है। आसमान में कामयाबी की अद्भुत कहानी इस बात की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब चलते हैं बिहार के गया और दिखाते हैं एक अनोखा सा स्कूल आपको। ये स्कूल बेहद खास है क्योंकि यहाँ सामान्य स्कूलों की तरह पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर एक चिल्ड्रन बैंक भी चलता है। और ख़ास बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि इस बैंक के कर्ता धर्ता स्कूल के बच्चे ही हैं। मतलब ये हुआ कि मैनेजर भी छात्र और कैशियर भी छात्र। बिहार के गया में डिहुरी मध्य विद्यालय देखने में बिल्कुल आम स्कूलों जैसा। आम स्कूलों की तरह बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, क्लासेस लगती हैं, खेलकूद और मनोरंजन के लिए आधी छुट्टी भी होती है। बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम है। मतलब सब कुछ वैसा ही जैसा कि आम स्कूलों में होता है, लेकिन ये स्कूल खास है। खास इसलिए क्योंकि इस स्कूल में एक चिल्ड्रन बैंक चलता है और इस बैंक को स्कूल के बच्चे ही चलाते हैं। मैनेजर भी छात्र और कैशियर भी छात्र। इस बैंक में बच्चे ही पैसा जमा कराते हैं। 2-4 रुपए जो उनके पास होता है वो बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। पेन, पेंसिल और किताब की जरूरत पड़ने पर ये बैंक बच्चों को पैसा मुहैया कराता है। और इस विद्यालय में एक नई पहल की गई है जिसमें आप देख रहे हैं बैनर में बच्चे यहाँ कर रहे हैं चिल्ड्रन बैंक। ये बिल्कुल एक अनोखा बैंक है, बच्चों का बैंक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने घर का बचत करके 2-4 रुपया इसमें बैंक में डालते हैं। इसकी सारी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालन बच्चे ही कर रहे हैं। बच्चे ही मैनेजर हैं और कैशियर भी बच्चे हैं। मैं चिल्ड्रन बैंक की कैशियर हूँ और जो जैसे कि बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं तो इसमें बचत भी हो जाता है, जमा कर देते हैं। जिसकी बचत 2-3 रुपए है तो जमा कर सकता है। इस बैंक में सामान्य बैंक की तरह ही काम होता है। पैसा जमा कराने के लिए डिपॉजिट स्लिप है तो निकासी के लिए विड्रॉल स्लिप। पैसा कितना जमा हुआ, कितनी निकासी हुई, इसका पूरा ब्यौरा रखा जाता है। स्कूल के ही टीचर को बैंक का सीनियर मैनेजर बनाया गया है, लेकिन वो केवल निगरानी करते हैं। संचालन का पूरा जिम्मा छात्र ही संभालते हैं। ये बिल्कुल राष्ट्रीय बैंक प्रणाली के तहत ये सिस्टम संचालित हो रहा है। जैसे विड्रॉल फॉर्म भरना है, डिपॉजिट फॉर्म भरना है, बिल्कुल राष्ट्रीय बैंक की तरह ही फॉर्म छापा गया है जिसमें बच्चे अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो भरते हैं और उसके तहत विड्रॉल फॉर्म के तहत ही बच्चे निकासी करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। अब तक इस बैंक में 3,500 रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं। सुनने में ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन स्कूल के बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये रकम बहुत बड़ी है। इस बैंक की पाई बेशकीमती है। स्कूल में ज्यादातर छात्र गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और उनकी माली हालत को देखते हुए ही इस बैंक का आइडिया आया और ये आइडिया डिहुरी स्कूल के छात्रों की जिंदगी में बदलाव का जरिया बन रहा है। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उस केसर की जिसकी पैदावार हरियाणा में हो रही है। कश्मीर में उपजाए जाने वाले केसर की खेती अब हरियाणा में भी शुरू हो गई है। कैसे हो रही है ये खेती और इससे कितना फायदा है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूं तो केसर की खेती हमारे देश में कश्मीर में होती है, लेकिन अब हरियाणा में भी इसकी खेती की उम्मीद जग गई है। हिसार के 2 युवा किसानों ने सिर्फ 10 गज के कमरे में केसर की खेती करके कमाल कर दिया है। इस विधि का नाम एरोफोनिक मेथड है। इस विधि में हम मिस्ट और टेम्परेचर और सनलाइट की मदद से हम पौधे को इसको केसर को यहाँ ग्रो कर रहे हैं बिना मिट्टी के, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। बताया जाता है कि ईरान, अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों में इस तरह कमरे में केसर की खेती की जाती है। इन युवा किसानों ने इंटरनेट से जानकारी हासिल करके अपने घर में केसर उपजाने का प्रयास किया और इनकी मेहनत अब रंग लाई है। इसकी लागत की बात करें तो आप लागत आ जाएगी इसकी 5 से 7 लाख रुपए और इसके अंदर ह्यूमिडिफायर, चिलर और एसी लगाया हुआ हमने जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। सिर्फ हम चिलर को सेट करते हैं अपने को, ह्यूमिडिफायर देते हैं, 95% हुमस रहती है कमरे में, जिसके थ्रू ये सारे के सारे न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें कोई पानी, कोई एक्स्ट्रा मतलब कि पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं होता सर। इस तरह से केसर की खेती कुछ महंगी जरूर है, लेकिन पैसा लगाने पर अगर मुनाफा बेहतरीन हो तो भला कौन इसका फायदा नहीं उठाना चाहेगा।
घर में केसर की ये खेती आम किसानों के लिए खेती में नई उम्मीद जगाने वाली है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए हम पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर वक्त हो चला है आपको दिखाने का आज का विचार। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जिंदगी 2 पहियों वाली साइकिल है, बस संतुलन बनाए रखिए और आपको लगातार चलते रहना है। तो उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। तो लंच टाइम के ये दोनों शेफ आपसे लेंगे इजाजत। कल आपको परोसेंगे फिर से ढेर सारी डिशेस। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।